एयरपोर्ट पे तो किसी ने ऐसे दूर से चलाया था, डिम्पी, जैसे मेरा फ्रेंड हो मुझे दूर से बुला रहा हो। डिम्पी का किरदार ही ऐसा है जो कि मिर्ज़ापुर की दुनिया से दूर रहना चाहता है। ये तो बड़ा हैवी क्वेश्चन है। अब ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी बेवकूफ़ी में उस बात को इसको ना कर दिया होता तो मैं आज बहुत पछताती। बॉम्बे पहुंचते ही हर दिन 2.5 साल तक 14 से 20 घंटे काम किए। अगर मैंने एक भी दिन काम के बिना नहीं देखा है बॉम्बे में 2.5 साल तक, और उसमें 7 महीने निकल चुके हैं, तो मैं कुछ अलग ही दुनिया में चली गई। तब आपको नहीं पता होता कि आप डिप्रेशन में हो। वो बस की जर्नी करके आई है 9 घंटे की मुझसे मिलने के लिए। वेब सीरीज मिर्जापुर की डिम्पी एक्ट्रेस हर्षिता गौर ब्रूट में आपका स्वागत है। हाय, मैं हूँ हर्षिता गौर और आप लोग मुझे देख रहे हैं ब्रूट हिंदी पे। तो कैसा था सेट का माहौल इस बार और क्या अलग देखने को मिलेगा? सेट का माहौल एक्चुअली बहुत लाइट रखते हैं हम लोग, क्योंकि वो शो इतना हैवी है कि उसके पीछे का माहौल लाइट होना चाहिए। तो काफ़ी हंसी मस्ती वो सब बहुत चलता है। तो ये कहाँ पे शूटिंग कहाँ हुई, कितना दिन चला, अगर थोड़ा बताना चाहें। शूटिंग मिर्ज़ापुर की होती है, लखनऊ, बनारस और बॉम्बे में। और अब जैसे हमारा जो हर सीज़न लगभग 70 से 75 के दिन के बीच में होता है और 5-6 महीने के स्ट्रेच में होता है। तो मिर्ज़ापुर की जो एक और कैरेक्टर है गोलू दीदी, श्वेता त्रिपाठी, वो अपने एक इंटरव्यू में बता रही थी कि सीज़न 2 के दौरान एक दिन उनके साथ कोई शूट था आपका और आप बीमार पड़ गई थी, फिर शूटिंग के दौरान चोट भी लग गई थी, क्या हुआ था? मैं ऑलरेडी उससे पहले भी, शूटिंग से पहले भी मैं इंजर्ड थी। मेरी नी इंजरी हुई थी, मेनिस्कस टेयर। तो मैं वैसे ही गुड्डू भैया स्क्रीन पे लाठी लेके चल रहे थे और मैं मतलब कट होता था तो मैं लाठी लेके चल रही थी, तो ऐसी हालत थी। मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट बोला था, लेकिन उसी दौरान हम एक्शन शूट कर रहे थे। और ये सेट पे नहीं हुआ, ये पहले ही हो गया था, बट बस उसी दिन हुआ जिस दिन अगले हफ्ते शूट करना है। और फिर जिस दिन शूट था उस दिन मुझे 6:30 बजे सेट पे पहुंचना था, लेकिन उस दिन मुझे मेरी लाइफ का सबसे, कहते हैं ना, वर्स्ट ख़राब डायरिया हो गया उस दिन। और मेरे बॉडी में हिम्मत ही नहीं थी बेड से उठने की। तो 6 बजे का उस पर मैं, मतलब एक ईपी जो हमारे प्रोड्यूसर जो सेट पे जो देखते हैं सब कुछ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उनमें रूपाली हैं, वो मेरे कमरे में बैठी हुई थी और 2 घंटे मैं सो रही थी और वो मेरे बेड साइड पे बैठी हुई थी। इतनी मेरी हालत ख़राब थी कि मैं दवाई भी नहीं खा पा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों सडनली मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पे वो मेरे डायरेक्टर को बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता हर्षिता कर पाएगी आज का शूट। और मुझे लगा कि ये शायद वो था ना, एक वो मोमेंट आता है कभी कभी जब आपको एक, जैसे वो कहते हैं ना, जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि जब आप डूब रहे हो लेकिन वो कुछ कैसे भी हाथ पैर मार के आपको ऊपर आना है। तो मेरे लिए वो मोमेंट जो था वो ऐसा था कि ये तो शूट करना ही है मुझे आज। तो फिर मैंने अपने डायरेक्टर को मैसेज किया कि प्लीज़ बॉडी डबल मत यूज़ करिए, मैं सेट पे आ रही हूँ। सेट पे पहुँची तो हर शॉट के बाद मैं बेहोश हो रही थी, क्योंकि बॉडी में कुछ नहीं था, धूप थी। 11 बजे मैं सेट पे पहुँची, ऑलरेडी पैर में इंजरी थी। फिर एक सीन के दौरान मुझे वो ट्री पे पैडिंग लगी हुई थी, तो उसमें उसको हिट करना था जो रद्दी वाला था, बट गलती से वो आगे हिट हो गया, तो वो बहुत तेज़ लगी। बट वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो मेरे डायरेक्टर हो गए, मेरे डीओपी हो गए, जो कि लिटरली दे वर मेकिंग श्योर कि मैं इलेक्ट्रॉल पी लूँ, और कोई आके मेरा सर दबा रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉल पिला रहा है। तो आई एम सो ग्लैड फॉर माई डीओपी एंड माई डायरेक्टर। तो ऐसा कुछ इस सीज़न में तो नहीं हुआ? अब ये तो उसके लिए आपको सीज़न देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कहानियाँ सीज़न के बाद बाहर आती है ना। तो आपका जो कैरेक्टर है डिम्पी का, आपको क्या लगता है कि क्यों इतना पॉपुलर हुआ? आपको मतलब कुछ बता पाएँ इसके बारे में? मुझे लगता है डिम्पी का कैरेक्टर इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि हम जनरली क्या है, हम या तो कोई लड़की जो बहुत स्वीट है उसको देखते हैं तो लगता है कि हाँ स्वीट सिंपल है, लेकिन कभी जिस तरीके से मिर्ज़ापुर में दिखाया कि वो स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब ऐसा उसको गन उठाने की प्रॉब्लम नहीं है। वो सीज़न 1 में ही दिखा दिया, जब वो अबडक्शन का सीन होता है, जो मुन्ना भैया उसको उठा के ले जाते हैं और वो गन रख के बोलती है कि रोक दो गाड़ी वरना ठोक देंगे, तो उसको गन उठाने में प्रॉब्लम नहीं है। उसको स्ट्रॉन्ग ये भी दिखाया है कि उसका अपना खुद का दिमाग है,
वो अपना डिसीजन खुद लेना चाहती है। तो आई थिंक वो शायद लोगों को ऑल्सो इंट्रीगिंग लगा हो, क्योंकि डिम्पी का किरदार ही ऐसा है जो कि मिर्ज़ापुर की दुनिया से दूर रहना चाहता है। तो जब भी उसके या रॉबिन के सीन्स आते हैं, जो कि मुझे फीडबैक नहीं मिला जब सीज़न 2 आया था, कि एक यहाँ पर पूरा वायलेंस, मार धार वो सब चल रहा है, एक वो इंटेंस माहौल चल रहा है, और उस इंटेंस माहौल के बाद एक सीन आता है प्यारा से एक कपल का, तो वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आता है। आई थिंक ये रीजंस होंगे शायद जिसकी वजह से उनको डिम्पी का कैरेक्टर अच्छा लगा। मैंने कहीं पढ़ रहा था कि शायद जब आपके पास कॉल वाला है तो आप रिजेक्ट करने वाली थी। फ़ोन पे तो कर ही दिया था क्योंकि वो उस टाइम हमें पता ही नहीं था ना, कोई शो नहीं आया था बाहर। जब पहला कॉल आया तब तक तो कोई शो नहीं आया था बाहर। सीक्रेट सीज़न भी आने वाला था या शायद आ गया होगा, तो बहुत नया था कॉन्सेप्ट। और मैं एक शो ऑलरेडी कर चुकी थी चैनल वी पे, शो मतलब मेरा था एज अ प्रोटैगनिस्ट। तो उस टाइम एक्चुअली ऐसा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि अरे मुझे किसी की बहन वहन नहीं बनना है। बट मैं जाके मिली उन लोगों से और काफ़ी अच्छा लगा। और वो क्योंकि गन वन उठाने वाला सीन था, और मुझे हालांकि उस टाइम भी ऐसा कुछ तो पता नहीं था कि ये कितना बड़ा हो जाएगा या क्या हो जाएगा, पर मुझे लोग जिनसे मैं मिली, जो मेरे डायरेक्टर, राइटर, उनसे मिलके मुझे लगा कि यार कम से कम इनके साथ काम करने में कुछ सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। तो वो बस वो सोच के किया, और ऐसा दिमाग में ये भी सोचा कि अगर नहीं चला तो किसी को पता भी नहीं चलेगा OTT पे है, OTT क्या होता है। तो वो भी चीज़ एक दिमाग में थी। बट अब ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी बेवकूफ़ी में उस बात को इसको ना कर दिया होता तो मैं आज बहुत पछताती। कि आज आई थिंक कोई भी एक्टर एक अच्छा पार्ट ढूंढता है, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता है, और कब कौन सा किरदार लोगों से जुड़ जाए आपको पता नहीं चलेगा। अब तो फिल्मों में भी इतना बदलाव आ गया कि मुझे नहीं लगता कि कुछ ऑब्वियसली बड़ी कमर्शियल फिल्मों को छोड़ के बहुत सारी फिल्में ऐसी भी बन रही हैं जो कि कैरेक्टर स्पेसिफिक हैं, जहाँ पे 5 लोग होंगे और आपका पांचों के साथ आप कुछ ना कुछ फील करोगे। तो कैरेक्टर ड्रिवन, स्क्रिप्ट ड्रिवन ज़्यादा है हमारा सिनेमा अब अगेन। उसके बाद फिर आप एक्टिंग में कैसे आना हुआ? इंजीनियरिंग से एक्चुअली एक्टिंग में तो मैं हमेशा से आना चाहती थी, बचपन से ही। मैं कथक परफॉर्म करती थी स्टेज पे, और मुझे याद है जब से मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में बनना क्या होता है, कोई पूछे आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं बोला। उस टाइम तो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम थी एक्टिंग की। तब तो आपको बस ये लगता है ना कि अरे आप टीवी पे आ जाओगे, वो करोगे। बस मुझे एक चीज़ याद है कि बचपन में ये ज़रूर क्योंकि इस बात पे मैंने खुद बैठ के, लोगों ने भी पूछा तो मैंने बहुत ध्यान दिया है कि कहाँ से ये बीज की शुरुआत हुई, कहाँ से आया। तो मुझे लगता है कि बस बचपन में मुझे जो चीज़ काफ़ी याद है कि अगर मेरी मॉम जब मुझे डांटती थी तो मुझे उनको देख के लगता था कि अगर मैं मेरी मम्मी होती तो मैं कैसे डांटती खुद को। तो बहुत लोगों से फिर ऐसे मिलती थी तो मुझे लगता था कि अरे अगर मैं ये होती, शायद वो हो सकता है कि आपको कुछ और किसी और की तरह बिहेव करने का मन करता हो। दूसरा, इमोशनल हूँ मैं बहुत, तो मुझे इमोशन पोर्ट्रे करना बहुत अच्छा लगता है। और अब तो क्योंकि मुझे 10 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे एक्शन और कट के बीच की जो दुनिया है वो बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके अलावा मैंने कभी कुछ और सोचा नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, तो उनको ऐसा था कि उस टाइम में कि होता है ना एक IAS वाईएस, वो इंटेलिजेंट भी थी मैं, तो IAS वाईएस से पहले तो उनको था कि मैं डॉक्टर बनूँगी, दोनों डॉक्टर्स हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर नहीं बनना तो कम से कम इंजीनियरिंग कर लो, तो वैसा था। तो इंजीनियरिंग काम आता भी मतलब इस फील्ड में? इंजीनियरिंग काम नहीं आता, लेकिन आपने 4 साल लगा के सीखा है कुछ, तो कुछ भी सीखने के लिए वो जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या सीखने में जो एफर्ट लगता है, वो आई थिंक रियली हेल्प करता है। अगर आप कुछ चीज़ सीखते हो तो किसी चीज़ को सीखने में भी क्या एफर्ट डालना पड़ता है, आई थिंक वो रियली हेल्प करता है। अगर किसी ने चाहे वो 4 साल, किसी ने 3 साल NSD जाके एक्टिंग या FTI जाके एक्टिंग ही पढ़ी हो। मुझे भी एक्चुअली ग्रेजुएशन ही NSD या FTI से करनी थी, पर जब मैंने देखा वो साइट्स तो मुझे पता लगा कि वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स नहीं होते उनके पास, पोस्ट ग्रेजुएट ही होते हैं।
तो मैंने बोला मुझे करना तो यही है, मैं कुछ भी कर लूँगी, इंजीनियरिंग भी चलेगा मुझे, क्योंकि उसके बाद जाके मैं NSD और FTI पढ़ूंगी। पर जब तक मैंने इंजीनियरिंग पूरी की तब तक फिर काम होने लग गया, फिर लोग ये बोलने लगे अरे तुम तो लड़की हो, तुम तो बहुत लेट हो जाओगी। तो फिर जो कि अब सिनेरियो नहीं है, बट आई विश NSD FTI में अगर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी होते तो मैं डेफिनेटली ग्रेजुएशन एक्टिंग में करती। तो कई सारे इंजीनियर्स जो हैं एक्टिंग के फील्ड में आ रहे हैं, वो चाहे एक्टर हो एक्ट्रेस हो, क्या चीज़ है जो इंजीनियरिंग के बच्चों को इधर आने पता के नहीं, लिए शायद बहुत सारे इंजीनियर हैं तो उनको लगता है कि अब कुछ और करते हैं। और वो सक्सेसफुल भी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इधर आने के बाद। तो आप दिल्ली से हैं, थोड़ा दिल्ली की यादों को ताज़ा करिए, मतलब यहाँ क्या अच्छा लगता है खाना में, बाकी मतलब दिल्ली की तो सबसे दिल्ली और अच्छी चीज़ मुंबई है। की अगर तुलना करें हाँ। खाने होने को तो लेके कैसा मतलब रहता है? दिल्ली का ऑब्वियसली खाना, सॉरी गाइस, बट दिल्ली का खाना बहुत अच्छा है। आई थिंक क्योंकि ऑब्वियसली ज्योग्राफिकली अलग है, पानी अलग है, तो शायद उससे भी फ़र्क पड़ता होगा। बट दिल्ली का खाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मुझे बॉम्बे का खाना भी ऐसे ख़राब नहीं लगता, लेकिन बॉम्बे में बहुत हेल्दी खाना खाती हूँ, तो हेल्दी खाना मुझे वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो सब मैंने बॉम्बे से सीखा है। बट स्वाद में तो दिल्ली। हाँ। तो इतने सालों में, मतलब आप लगभग 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, आप अपने करियर को फिर कैसे देखती हैं अब तक के? तो बहुत टाइम तक तो मैं ऐसे देखती रही कि अरे यार जो सोच के आई थी वो कब होगा, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब मैं थोड़ा डिफरेंट सोचती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हमें पहुँचना सबको Z पे है, लेकिन हम B C D E भी पहुँचते हैं और हम वो भूल जाते हैं कि हमने A से स्टार्ट किया था। तो वो उसको अहमियत देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप जा ही रहे हो, आप बढ़ोगे, अब जहाँ भी पहुँचोगे Z तक, बट वो B C D वाले पड़ाव को अहमियत देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उस तरीके से मैं अपने करियर को देखूँ तो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा पहला शो इतना पॉपुलर हुआ और लोगों ने पसंद किया। उसके बाद इंडिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज़ का मैं पार्ट हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा बॉम्बे में मैंने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं। मिर्ज़ापुर के लोग लिटरली मेरे परिवार की तरह है, मेरी फैमिली है। अगर बॉम्बे में मैं बोलूँ मेरी फैमिली है, तो इंडस्ट्री में मैं उनको बोलूँगी। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया है पिछले 10 साल में। और मम्मी पापा को क्या लगता है? वो तो बहुत खुश हैं। उनको बस अब लगता है अब शादी कर लो। तो बता ही दीजिए कब कर रही हैं फिर? पहले लड़का मिल जाए तो मैं शादी की डेट भी बता दूंगी। पहला ऑडिशन आपको याद है? हाँ, पहला ऑडिशन, हाँ मतलब याद, एकदम पहला तो ऐसा याद नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम तो मतलब दिल्ली से भी मैंने बड़े सारे ऑडिशन जैसे ही बना के दिए। पर हाँ, मुझे एक्चुअली साडाहा का ऑडिशन याद है। तो मैं रियल लाइफ में थोड़ी हूँ क्लमजी, अब नहीं हूँ, अब बहुत बेटर हो गई हूँ, बहुत प्रॉपर हो गई हूँ, पर मैं काफ़ी क्लमजी थी कि कभी चीज़ गिर गई हाथ से। मेरी मम्मी कहती थी तू किचन में मत खड़ी होना, मेरे हाथ से कुछ गिर जाएगा। तो किचन में खड़े नहीं होना, और चलते चलते गिर गई यहाँ टेबल लग गई, तो बड़ी सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी होती रहती थी, लगती अभी भी बहुत है। तो मैं उस ऑडिशन में भी ना, मैं थोड़ा सा ऐसे ही कुछ क्लमजी सी थी। तो मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने ऑडिशन में इतनी क्लमजी थी कि हमें वही अच्छा लगा। और अगर साडा किसी ने देखा हो तो वो शुरुआत में उसको ऐसे ही दिखाया है झल्ली, तो मैं लिटरली अपने ऑडिशन में भी बहुत झल्ली थी। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने बहुत ख़राब ऑडिशन भेजा है, बट उनको वो झल्लापन ही अच्छा लगा। तो आपने 3 साल तक उसमें काम किया? जी, 2.5 साल, थोड़ा ऊपर नीचे। 2013 से 16 के आसपास। हाँ। और फिर आप डिप्रेशन में कब गई? तो एक्चुअली वो 2017, जैसे मोस्टली बहुत लोग बॉम्बे आते हैं और कुछ असिस्टिंग जॉब करते हैं, ऑडिशंस की लाइन में जाते हैं, मतलब फिगर आउट करते हैं कि कैसे क्या होता है बॉम्बे में, और ये उनकी जर्नी है। मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ था कि मैं बॉम्बे में काम के साथ पहुंची थी। मतलब मैंने ऑडिशन पहले दे दिया था, फिर साइमल्टेनियसली एक साथ ऐसा हुआ कि मैं बॉम्बे ऑलरेडी शिफ्ट करने का प्लान कर रही थी, और मैं वहाँ पर पहुँचते ही मुझे 3 दिन में कॉल आ गया कि आप ये शो के लिए आप सिलेक्ट हो गए, अब आपको ये शो करना है। तो मैंने
बॉम्बे पहुंचते ही हर दिन, एक 20 दिन छोड़ के, मतलब वो स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन वैसे ही मिलने में या उन लोगों से निकल गया, मैंने हर दिन 2.5 साल तक 14 से 20 घंटे काम किया है, हर दिन 14 से 20 घंटे? 14 से 20 घंटे हर दिन 2.5 साल तक। अब उसमें जैसे ही वो ख़त्म हुआ तब मुझे लगा कि अब, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि जब लोगों के पास बॉम्बे में काम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, तो मुझे आइडिया ही नहीं था वो। तो मुझे लगा अब तो ये है कि ये शो चल गया, अब तो ये मुझे कॉल आ जाएगा धर्मा या यशराज से, और नेक्स्ट तो हम अब तो काम चलता ही रहेगा, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, एक फिल्म भी मिली साउथ की, वो भी फिर उन्होंने बाद में बोला कि नहीं आप, मैं पहुंची भी वहाँ पे, शूट भी किया 1 हफ्ते, बट उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं शूट कर रहे हो, हमें एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप का चाहिए कुछ। तो ऐसा लगा कि अब मतलब वो 6 महीने निकल गए, 7 महीने निकल गए, और अगर मैंने एक भी दिन काम के बिना नहीं देखा है बॉम्बे में 2.5 साल तक, और उसमें 7 महीने निकल चुके हैं, तो मैं कुछ अलग ही दुनिया में चली गई। मैं मतलब मैं अपने घर से 4 दिन निकली नहीं, एक पीरियड ऐसा आ गया था। मैं रोज़ प्रिटेंड करती थी घर पे कि मैं ठीक हूँ, बट मैं पूरा दिन मैं रो रही थी, और कोई भी किसी की छोटी सी भी किसी ने बात बोल दी तो मुझे बहुत बुरी लग जाती थी। जब पहली बार आपके साथ ये होता है, और उस टाइम जिस तरह हम अभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम उस टाइम नहीं करते थे। 2017 में इतनी ओपनली, मैं जिस फैमिली से आती हूँ वहाँ पर भी कभी ऐसा डिस्कशन नहीं होता था। ये बहुत रीसेंट हुआ है, ऑल्सो थैंक्स टू दीपिका पादुकोण, जिनके वो करने के बाद लाइक यू नो ये एक बन गया कि आप यू शुड टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ। पर पहले नहीं था इतना, और पहली ऊपर से जब आप पहली बार जाते हो उसमें, तब आपको नहीं पता होता कि आप डिप्रेशन में हो। जब आप उससे बाहर आ जाते हो तभी आपको समझ में आता है कि ओह वो डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। वरना कोई ना मुझे नॉलेज थी, ना मुझे बस ये पता था कि मैं घर पे बैठ के पूरा दिन रो रही हूँ, और कुछ अजीब ऐसा नहीं लगा मुझे। फिर जब मैं 4-5 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकली, तो मेरी नेबर आंटी हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा की थी, तो वो अंदर आई, और फिर उन्होंने शायद नोटिस किया होगा, फिर उन्होंने मुझसे बात की। फिर मेरी मॉम भी आई कुछ 1 महीना मेरे साथ रहने के लिए। फिर मैंने एक वर्कशॉप की जो मेरे लिए बहुत थेरेप्यूटिक फील हुई। अगर उस टाइम पे थोड़ी भी नॉलेज कोई ऐसा बोलता कि थेरेपिस्ट को जाके देखो, तो मैं वो भी ज़रूर करती। बट वो मेरा पहला एक वो था फेज़, जहाँ पे जब मैं उससे पूरी तरह उभर गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हो रहा था। आपको किसी की बात सुनने का मन नहीं करता, आप किसी भी बात पे रो सकते हो। अब मेरा वेट 7-8 kgs ड्रॉप हो गया था, तो ये सब सिम्टम्स बाद में समझ में आया। अब मुझे पता है कि अब मुझे कभी भी अगर ऐसा फील होगा, तो मुझे पता है कि मुझे आई हैव टू गो टू अ थेरेपिस्ट, मुझे डॉक्टर को हेल्प लेनी चाहिए। पर वो मेरा फेज़ था कि वो उल्टा कि काम था और सडनली पता ही नहीं था कि क्या करूँ जब नहीं होता। तो उस दौरान आपको ब्लैक कॉफ़ी मिली 2017 के आसपास? तो ब्लैक कॉफ़ी एक्चुअली मेरे जो साडा के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ही यूट्यूब पे कुछ करना था, तो वो हमने कर लिया। तो बट अगेन वो सब उस टाइम कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं लगता था कि अरे मतलब और क्या, जब तक कि OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए। तो आप जब दिल्ली से मुंबई गई तो आउटसाइडर थी जी, और अब 10 साल जब हो गए, तो अभी भी वो फील आता अभी भी मैं इनसाइडर तो पता नहीं, लेकिन हाँ जी, क्या बोल रहे नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि क्या अभी भी वो आउटसाइडर वाली फीलिंग आती है, या होता है कि नहीं? मुझे लगता है कि आउटसाइडर हम सिर्फ एक टर्म हमने उन लोगों को दिया है जो कि फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, है ना। तो वो तो सेम ही बात है, वो तो मैं अगले 50 साल में भी अनलेस मैं शादी कर लूँ किसी से जो फिल्मी बैकग्राउंड से है, तो या मेरे बच्चे हों जिनको हम बोल सकते हैं, पर मैं तो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं रहूँगी तो हमेशा आउटसाइडर ही। लेकिन अगर हम आउटसाइडर सिर्फ फीलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपको भी फील होता है वैसा, तो मैं नहीं बोलती कि मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि मुझे तो मेरे नेबर अंकल आंटी भी मेरे सेकंड पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे, मैं उनको भी वो उस नज़रिए से देखती हूँ कि मेरे दूसरे माँ बाप हैं यहाँ पे। तो मुझे तो इतना अच्छा एक पर्सनली वो मिला है बॉम्बे में कि मुझे
इनिशियली मतलब अब तो मुझे सब कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलती हूँ कि यार मुझे बॉम्बे में, मैं पहले लॉकडाउन में बॉम्बे में थी, पूरा लॉकडाउन। मुझे घर आने का मतलब घर आ सकती थी पर मेरी मॉम भी और मैं भी, मैंने कहा आंटी तो यहाँ पर है ना, पूरे दिन निकल जाएगा। तो वो तभी हो सकता है जब आप किसी के साथ फैमिली की तरह एसोसिएट करो। तो फीलिंग वाइज तो मुझे आउटसाइडर नहीं लगता, पर वो टर्म जिस तरीके से जिस लिए यूज़ की जाती है वो तो फिर हमेशा ही रहेगा। तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने नई नई स्किल सीखी, बहुत कुछ किया, आपने क्या किया फिर? मैंने ग्लूटेन फ्री काफ़ी सारी चीज़ें बनानी सीखी। अच्छा। क्योंकि ग्लूटेन थोड़ा सेंसिटिव हूँ मैं, तो मतलब ग्लूटेन फ्री पास्ता, ग्लूटेन फ्री ये, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मैं बनाती थी। बाकी बस अपनी चीज़ों पे अपने ऊपर रिफ्लेक्ट किया कि हम क्या करें, मेडिटेट काफ़ी किया दम में। आपका डेली रूटीन क्या होता है अगर बताना चाहें, सुबह से शाम का, और कैसे फिट रखती हैं खुद को? फिट तो उसके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है पर मैं एक्चुअली सुबह उठ के तो मेरा काफ़ी यही होता है कि मैं 1 घंटा पहले मैं फ़ोन को टच नहीं करती। 1 घंटे तक थोड़ा अपना जनरली उठ के थोड़ा मेडिटेट, थोड़ा वो सब बातें, फिर डांस क्लास या जिम या योगा, ऐसे कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर अगर कोई मीटिंग करनी हो, ये मैं वो वाला दिन बता रही हूँ जिस दिन शूट नहीं होता, तो कुछ मीटिंग्स कर लेते हैं। फिर आप बॉम्बे में जब आप घर से दूर हो तो आपके दोस्त ही आपकी फैमिली होते हैं, तो उसमें से किसी को मिल लिया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर 2 दिन में एक अच्छी फिल्म ज़रूर देखूँ या फिल्म ज़रूर देखूँ, या एक बुक थोड़ी पढूँ। मैं पिछले 1 महीने से कुछ नहीं देख पाई हूँ मिर्ज़ापुर के चक्कर में, पर मैंने रॉकी एंड रानी दोबारा देख ली जस्ट। कोई फैन मोमेंट आपको याद आ रहा हो, मतलब कुछ ऐसा जो बड़ा अजीब रहा हो, या कुछ बहुत फनी रहा हो, या बहुत अच्छा रहा हो? बहुत सोलफुल मोमेंट्स भी रहे हैं उसके दोनों शोज़ के एक्चुअली, शारदा के भी और मिर्ज़ापुर के भी। मिर्ज़ापुर तो आप जहाँ भी जाइए आपसे लोग सिर्फ यही पूछते हैं कब आ रहा है अरे वो सब रहने दो। मैं और अली भी एक जगह बात कर रहे थे, वेयर ही सेड कि वो एक तकिया कलाम बन गया, वो बोलते हैं ये सब छोड़ो कब आ रहा है तो ये उनका एक फेवरेट डायलॉग है। और वो कहीं भी किसी भी वियर्ड सिनेरियो में आपको ये पूछ सकते हैं कि कहाँ आप खाना खा रहे होंगे तो पूछ लेंगे कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, या आपको इससे दूर से देख लेंगे तो कब आ रहा है। तो ये बहुत चलता है। फ़ैन एक्सपीरियंस पिछले शो का बोलूँ तो क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था जिसमें काफ़ी लड़कियों को मोटिवेट किया। तो अभी मैं मतलब मैं एक बॉम्बे में ही लिटरली एक्चुअली मैं आदिशक्ति में थी, तो वहाँ पर काफ़ी दूर से एक लड़की, वहाँ आदिशक्ति में आप कितने बड़े से बड़े एक्टर हो, वो आपको कोई अगर आया है फ़ैन तो मिलने नहीं देते। मतलब उनकी ये पॉलिसी है कि यहाँ आके ये 10 दिन आप कोई भी आपसे मिलेगा नहीं जो फ़ैन होगा। एक लड़की उनको 10 दिन का प्रोग्राम होता है, एक लड़की उनको 9 दिन तक रोज़ कॉल करती रही कि मुझे हर्षिता से मिलना है। और ये बात उन्होंने मुझे 9वें दिन पे बताई कि वो मतलब अब हम हार गए हैं, क्योंकि एक तो वो छोटी बच्ची, मतलब वो टीनेजर थी, और वो इतने प्यार से रोज़ फ़ोन करके एक ही चीज़ बोलती है। तो अब कल 10th डे जब एंड हो रहा है, वी हैव टोल्ड हर कि फॉर सम टाइम वो बस की जर्नी करके आई है 9 घंटे की मुझसे मिलने के लिए मतलब मैंने खुद को सोच के देखा, मैंने कहा ऐसा क्या, कभी कभी आपको लगता है ना कि ये कुछ ज़्यादा ही। और वो उस शो ने, एंड ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि उनको मेरे कैरेक्टर से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे इनफैक्ट मिर्ज़ापुर में भी मैं तो खुद मतलब मेरे नाना जी मिर्ज़ापुर के हैं, तो उसमें एक लड़की है जिसने मेरा थ्रू आउट सारे शोज़ देखे हैं, तो वो उसको पहले तो वो बिलीव ही नहीं ऐसा कर पाते, उनको लगता है कि अरे यार, और वो मोमेंट इतना प्यारा होता है कि आपको लगता है कि अरे वी आर ऑल ह्यूमंस, बट उनकी नज़र में आप पता नहीं क्या हो जाते हो।
तो वो आंखों में ही देख के ऐसा लगता है कि यार कुछ लाइफ में मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ शायद, जिसकी वजह से ये है। तो उसने कहा कि वो इंजीनियर बनी वो शो देखने के बाद, मेरा पहला शो, और उसने उसको बहुत मोटिवेट किया। और उसने बोला कि वो उसके घर में कुछ तो ऐसा सिनारियोज थे अबाउट लिटिल बिट वायलेंस एंड ऑल, और कैसे डिम्पी के कैरेक्टर ने उसको फिर हिम्मत दी। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आके, हालांकि ये सब राइटिंग का कमाल है, मतलब ये तो जो थैंकफुली जो शो मेरे हिस्से में आए मैंने किए, पर वो लोग क्योंकि हमें देखते हैं पर्दे पे तो वो हर चीज़ हमसे एसोसिएट करते हैं। तो वो जब आके ये चीज़ बोलते हैं ना तो उनको लगता है कि आपने किया है, आपने मुझे मोटिवेट किया है, ये आपकी वजह से हुआ है। तो बहुत बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है। तो कई बार कभी अभी ऐसा भी होता है ना कि कोई कैरेक्टर जब आपके साथ एकदम एसोसिएट हो जाता है तो लोग उसी नाम से जानने लगते हैं, जैसे डिम्पी, मतलब रियल नेम भूल जाते हैं कभी। हाँ, वो दूर से भी किसी ने बुलाया डिम्पी। हाँ, उनको क्योंकि उनको रियल नाम बहुत कम याद रहता है। एयरपोर्ट पे तो किसी ने से दूर से चलाया था डिम्पी, जैसे मेरा फ्रेंड हो मुझे दूर से बुला रहा हो। तो वैसे फैंस का प्यार तो मिलता ही है, लेकिन ट्रोलिंग भी बहुत होती है सोशल मीडिया पे। आपकी ट्रोलिंग किस बात को लेकर के होती है? मेरी ट्रोलिंग नहीं होती, मुझे लगता है मुझे देखने वाले फैंस को बहुत ज़्यादा ये चाहिए, उनको लगता है डिम्पी क्यों नहीं गन उठा रही है। उनको किसी को तो ये लगता है कि क्यों, मतलब इतना करेक्ट क्यों, जाके तुम मार दो सबको। तो और उसके अलावा ट्रोलिंग एज सच, हम मुझे ऐसा लगता है फैंस ना हमें अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, क्योंकि वो हमें जब प्यार देते हैं तब प्यार भी बहुत सारा देते हैं। तो उनको लगता है हमारा हक है इस इंसान पे, तो हम इसको, अगर हमें कुछ नहीं पसंद आ रहा तो हम इसको बोल सकते हैं। बट कुछ ट्रोलिंग जो होती है वो बहुत अननेसेसरी होती है। मैंने शायद कभी बैठ के सारे कमेंट्स जो मुझे आए हैं मैंने पढ़ा नहीं है, शायद इसीलिए क्योंकि मुझे ज़्यादा इंडल्ज नहीं करना है। पर इस आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे जब किसी की ट्रोलिंग होती है तो वो बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग इतना ज़्यादा, क्यों? कि किसी को और किसी ये तो दूर की बात है कि कोई सोचो ये बोल रहा है कि अरे वो भी तो इंसान है, ये कोई नहीं सोच रहा। बट सबको बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है और खुश होना है इस बात से कि हमने तुम्हें ट्रोल किया। तो पता नहीं वो कैसी हैप्पीनेस है, पर वो बहुत ख़राब है। और थैंकफुली मेरे साथ अभी तक नहीं हुई है, अगर हुई है तो मुझे पता नहीं है इस बारे में। पर हाँ, ट्रोलिंग ना हो थोड़ी बहुत, हर गुड बैड चीज़ें होती रहती हैं, बट इतनी ना हो कि इंसान घर से बाहर ना निकल पाए। इतने सालों में आपको लगा कभी कि आप टाइप कास्ट हो रहे हो, किसी एक ही तरह के रोल मिले फिर आपको रिजेक्ट करना पड़ा हो? अब देखो, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको काम जितना आ रहा है उसमें से आप चूज़ करोगे ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं हर अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ग्रेटफुल होती हूँ कि ये आया, और कभी अगर सिमिलर चीज़ है भी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं उसमें कुछ डिफरेंट उसको कर सकूँ। बट मुझे लगता है कि शायद अब के बाद अगर कुछ ऐसा ही कंटिन्यू किया तो शायद स्टीरियोटाइप वाली कैटेगरी में आ जाऊँ। पर कभी कभी ये भी लगता है कि अरे लोगों को पसंद आ रहा है तो वाई नॉट। तो पता नहीं, बड़ा ट्रिकी सवाल है ये, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर चॉइस आपके हाथ में होती है। मतलब कभी कभी अगर मुझे एक सिमिलर रोल आ गया एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए मान लीजिए, या बहुत बड़े शो के लिए, तो शायद मैं वो करूँगी ओनली बिकॉज शायद उन लोगों से मुझे एसोसिएट होना है। पर फिर मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं ये भी ऐसा भी कुछ ढूंढूं जो कि बिल्कुल अलग हो अब, क्योंकि अब मैंने एक स्वीट स्मॉल टाउन लड़की का काफ़ी किरदार निभा लिया है, कॉलेज गोइंग गर्ल मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ। तो शायद अब मैं कुछ और ढूंढना चाहूँगी ज़रूर। पर अगेन ये सब चीज़ें आप विश कर सकते हो, और अगर मेरे हिस्से में आई तो विल बी ग्रेट। इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है, और ऐसा कौन सा पार्ट है जो लगता है कि चेंज होना चाहिए? ये तो बड़ा हैवी क्वेश्चन है। मुझे लगता है सब कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर है। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता तो शायद मुझे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और आज का टाइम बहुत अच्छा टाइम है किसी के लिए भी एक्टिंग में
एक्टर बनने के लिए, या एक्टर अगर है तो उसके लिए वेरी वेरी गुड टाइम फॉर एन एक्टर, क्योंकि हर अब किरदारों को बहुत अहमियत दी जाती है। और जिस तरह से फिल्में जैसे लापता लेडीज़ या 12th फेल ये सब भी बहुत चली हैं, तो ऐसा लगता है कि कंटेंट ड्रिवन हर चीज़ हो रही है धीरे धीरे। तो उस सिनेरियो में सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे, आई थिंक ये मुझे अब अच्छा लग रहा है। मुझे इंडस्ट्री में और क्या अच्छा लगता है, खराब क्या लगता है वो बता। खराब भी यही आई थिंक लगता है कि मुझे आई थिंक और ज़्यादा अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं, ऑल्सो अगर मुझे लगता है मीडिया के पास बहुत पावर होती है। हम बहुत इजीली नेपोटिज्म को एक बुरी चीज़ बोल के ट्रोल करते रहते हैं, पर एक्चुअली मीडिया के पास उसको फ्लिप करने की बहुत पावर है। अगर वो किसी के काम को सराहना चाहें तो फिर वो एक्चुअली उसको उठा भी सकते हैं। फिर वो ज़रूरी मतलब वो उसको और एक नेपोटिज्म के ऊपर लेकर आ सकते हैं उसको। लेकिन अगर वो भी सिर्फ इसलिए बह जाएं क्योंकि कोई स्टार किड है या वो है, तो शायद प्रॉब्लम है। पर अभी जब मैं इंटरव्यूज़ देखती हूँ ऑफ इतने सारे अच्छे एक्टर्स और अच्छे पोर्टल्स पे उनका इंटरव्यू देखती हूँ और उनके बारे में क्रिटिक्स ने अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि ये जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, और जिसकी वजह से आज हम एक्टर्स लाइक रसिका, एक्टर्स लाइक विजय वर्मा, एक्टर्स लाइक अली, हम लोग इनको इतना या जीतू, इन लोगों को हम बहुत सारे हैं, जयदीप अलावत, हम इन लोगों को अप्रिशिएट इसलिए भी कर पाए क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो उनको मिली, बट लोगों मीडिया ने, क्रिटिक्स ने भी इनके काम को बहुत सराहना दी। तो ये अच्छी बुरी तो मैंने कोई चीज़ नहीं बोली, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मुझे जो भी है, आई फील लाइक मीडिया कैन बी इवन मोर एक मेरिट के बेसिस पे किसी को किसी को कुशन कर सकता है, और बुरा मुझे कुछ नहीं लगता है, सच मुझे सब अच्छा लगता है। तो अच्छा, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अभी आप चाहती हैं कि मैं निभाऊं, अभी तक नहीं मिला? मैं एक्शन करना चाहूँगी, लाइक फुल फ्लेजेड एक्शन। उसके अलावा मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक साइकोपैथ का कैरेक्टर करना है। डार्क इन द सेंस कि ग्रे हो, बट साइकोपैथ थ्रिलर कैरेक्टर करना है। और किसके साथ करना चाहेंगी? यार बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। फिर भी कोई है ऐसे दिमाग में कि मैं सीधा ऐसा नाम लेती हूँ जो मतलब भगवान ने अगर सच कर दिया तो किलियन मर्फी। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डेविड।